नमस्कार। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो कि रायपुर से सामने आ रही है। आपको बता दें कि धान खरीद का महाअभियान जारी है। प्रदेश में अब तक 71.41 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। 17.5 लाख से ज्यादा किसानों ने धान बेचा है। किसानों को 14,852 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। मिलिंग के लिए 45.77 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव हुआ है। मिलर्स ने किया धान का उठाव। बताते चले कि 31 जनवरी 2023 तक धान की खरीदी चलेगी। तो बड़ी और अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। प्रदेश में जारी है धान की खरीदी। वहीं विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर मंत्री रविंद्र चौबे का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि शीतकालीन सत्र हमेशा की तरह 2 जनवरी से शुरू होगा। शीतकालीन सत्र में अनुपूरक किया जाता है, लेकिन 2 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया था, उसी में यह पास कर लिया गया। आरक्षण को लेकर विशेष सत्र बुलाकर हमने विधेयक पारित करवाया था, लेकिन अभी आरक्षण का मामला चल रहा है। उन्होंने बताया कि सत्र में कई विधेयक लाए जाएंगे। साथ ही रविंद्र चौबे ने बताया कि समय की बात है तो हमेशा संख्या का बल के अनुसार समय का आवंटन होता है। अब दुर्भाग्य है कि बीजेपी का संख्या बल सीमित हो गया है। बीजेपी जो मुद्दा उठाएगी उस हर मुद्दे का जवाब दिया जाएगा। तो वहीं आरक्षण के मसले पर उन्होंने कहा कि संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ जाकर राजभवन क्यूरी कर रहा है, जो उचित नहीं है। राज्यपाल और बीजेपी नेताओं का बयान मिलता जुलता है। लाख से अधिक किसानों का जो पंजीकृत 26 लाख किसान शीतकालीन सत्र हमेशा के भांति 2 तारीख से लेकर 6 तारीख तक पिछले सत्र के कंटिन्यूएशन में ही ये सत्र होगा। हमेशा शीतकालीन सत्र में अनुपूरक पेश किया जाता है, लेकिन प्रारंभिक जो 2 दिन का हमारा सत्र हुआ था उसमें हम लोगों ने अनुपूरक पास कर लिया है। सबसे बड़ा मुद्दा आरक्षण के लिए हम लोगों ने विशेष रूप से विधेयक पारित किया था। आज की तारीख में लगभग 72 लाख वहीं रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम हो रहा है, जिसके चलते साथ ही बता दें कि दुर्ग जिले के साजा विधानसभा के ग्राम बोरी सीएम पहुंचे हैं, जहां पर हेलीपैड पर जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया है। स्वागत के दौरान अधिकारी भी मौजूद रहे। बड़ी संख्या में हेलीपैड के पास ग्रामीण पहुंचे और ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। तो बड़ी और अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर सीएम आज भेंट मुलाकात कार्यक्रम के लिए पहुंचे हैं। इस दौरान कई आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। साथ ही साथ ग्रामीणों ने सीएम का जोरदार स्वागत किया है। वहीं रायपुर से अगली बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर नए तहसील कार्यालय का लोकार्पण किया गया। सीएम ने बोरी के नए तहसील कार्यालय का लोकार्पण किया। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण और पारदर्शिता पर जोर देंगे, ऐसा सीएम का कहना है। उन्होंने कहा कि 26 ग्राम पंचायतों को नए तहसील कार्यालय से लाभ मिलेगा। 12 विद्यार्थियों को सीएम ने जाति प्रमाण पत्र वितरित किए। इस दौरान बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर सीएम ने बोरी के तहसील कार्यालय का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नए तहसील कार्यालय का लोकार्पण हुआ और सीएम ने इस दौरान प्रशासनिक विकेंद्रीकरण पारदर्शिता पर जोर देने की बात कही। इसी के साथ ही उन्होंने 26 पंचायतों को लाभ मिलने की भी बात कही है।
चले बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आरक्षण के मुद्दे पर राजभवन और राज्य सरकार में तकरार जारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर में हो रही देरी को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधेयक को लेकर राजभवन का रुख स्पष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल बीजेपी के दबाव में है। वहीं विधिक सलाहकार के परामर्श को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि विधिक सलाहकार एकात्म परिसर में बैठे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के बयान पर कटाक्ष करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बिल विभाग तैयार करता है, कैबिनेट मंजूरी देता है और विधानसभा में चर्चा के बाद पारित होता है। इससे पहले पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा था कि मुख्यमंत्री की इच्छा से आया विधेयक। मुख्यमंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि ये किसी एक की मर्जी से नहीं आया, बल्कि ये विधेयक सभी दलों की सहमति से विधानसभा में पास हुआ है। राज्यपाल के अधिकार में जो है वो करें। राज्यपाल बिल को अनिश्चितकाल के लिए रखना चाहती हैं और इसके लिए वो बहाना ढूंढ रही हैं। चार साल में 1.5 लाख करोड़ रुपया सीधा आम जनता के खाते में गया है, कहीं इधर उधर नहीं। सरकार बटन दबाती है और सीधा हितग्राहियों के खाते में पहुंच रही है, चाहे वो मजदूर हो, चाहे लघु उनका संग्राहक हो, चाहे वो किसान हो, चाहे स्व सहायता समूह हो, सबके खाते में 1.5 लाख करोड़ रुपया गया। इसमें क्या भ्रष्टाचार हो सकता है? अब मैं ये पूछता हूं कि 4 साल में जब हम 1.5 लाख करोड़ आम जनता की, छत्तीसगढ़ की जनता की जेब में डाले हैं, तो पैसा तो रहा होगा ना? ये पैसा उनको मिल सकता था ना? क्यों नहीं मिला? और नहीं मिला इसका मतलब सब ये भ्रष्टाचार में गया है। जैसे स्काई वॉक, जैसे बहुत सारे एक्सप्रेसवे, हाईवे, जैसे बहुत सारी चीजें हैं जिसमें एक ही पुल को 3 बार बना रहे हैं, तोड़ रहे हैं, सड़क को बार बार उखाड़ रहे हैं, बना रहे हैं। ये सब पैसा वैसी गया है। उधर रायपुर में आरक्षण के मुद्दे को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ठीक से अपना पक्ष नहीं रख पाई, जिसके कारण आरक्षण बहाल नहीं हुआ। आरक्षण पर कांग्रेस ढोंग कर रही है, जनता को गुमराह कर रही है, उसका प्रदर्शन सिर्फ एक दिखावा है। आरक्षण के मामले में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार बेशर्मी की सारे हदें पार कर चुकी है। उच्च न्यायालय हो या उच्चतम न्यायालय हो, सरकार ने आरक्षण के मामले में अपना पक्ष नहीं रख पाई, जिसके कारण से आरक्षण बहाल नहीं हुआ और इस बहानेबाजी से बचते रही कांग्रेस की सरकार और छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह करते रही। विधेयक राजभवन गया, राजभवन ने से 10 सवालों के जवाब मांगे, लेकिन आपने उस 10 सवालों के जवाब आज पर। वहीं रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर स्काई वॉक निर्माण की जांच करेंगे ईओडब्ल्यू और एसीबी। सरकार ने प्रथम दृष्टया जांच के बाद अनियमितता पाई थी। जांच के लिए केस ईओडब्ल्यू और एसीबी को दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जो अनियमितता पाई गई है उसकी जांच होगी। बीजेपी के आरोपों पर सीएम ने कहा कि मुझे कहा जा रहा था कि ईडी का सहयोग करो, परहित कुशल बहुतेरे, ऐसा सीएम की तरफ से कहा गया है। अब बीजेपी नेता भी जांच में सहयोग करें। तो स्काई वॉक को लेकर हम बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर ईओडब्ल्यू और एसीबी को जांच सौंपी गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर से स्काई वॉक पर वार विवाद देखने को मिल रहा है। स्काई वॉक निर्माण में गड़बड़ी के मद्देनजर एसीबी और ईओडब्ल्यू को जांच की जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय लिया गया है। इसी कड़ी में सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी को स्पष्ट जवाब देना चाहिए। हमारा चुनाव साल 2018 को संपन्न हुआ, लेकिन ऐसी क्या स्थिति आई कि 5 दिसंबर 2018 को परियोजना की लागत को 28 करोड़ बढ़ाने का आदेश दिया गया। किसको लाभ दिलाने के लिए ये काम किया गया? बीजेपी के नेता सिर्फ भ्रष्टाचार कर रहे हैं।
साथ ही कहा कि हमारी सरकार को 4 साल हो गए हैं जिसने 1.5 लाख करोड़ रुपए सीधा आम जनता के खातों पर दिए हैं। वहीं ईडी की कार्रवाई को लेकर कहा कि कार्रवाई करना है तो करो, लेकिन प्रताड़ित क्यों करना है? जबरदस्ती टारगेट कर के दहशत में लाना उचित नहीं है। ये जो बिल है विभाग तैयार करता है, कैबिनेट में प्रस्तुत होता है, कैबिनेट के अप्रूवल के बाद फिर विधानसभा में एडवाइजरी कमेटी के सामने रखा जाता है और उसके बाद फिर विधानसभा में उसकी चर्चा होती है। जहां तक कि आरक्षण बिल की बात है, सारी प्रक्रिया पूरी की गई और विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया। ये मुख्यमंत्री की विश से नहीं हुआ है, ये विधानसभा के द्वारा सर्वसम्मति से, और सभी लोगों ने भाग लिया। ऐसा कोई विपक्ष के सदस्य नहीं जिसमें उन्होंने भाषण न किया हो, और सर्वसम्मति से उन्होंने। अब जांच को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत में वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी सिलसिले में पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने ट्वीट कर सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि एक कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। आगे उन्होंने लिखा कि भूपेश बघेल जी, आपके हाव भाव, क्रोध और कथन इस बात का सबूत हैं कि आप ईडी की जांच से घबराए हुए हैं। साथ ही कहा कि बदला लेने के लिए एसीडब्ल्यू और ईओडब्ल्यू का सहारा ले रहे हैं। मैं तो सहयोग के लिए तैयार हूं, आप अपना बताइए, ईडी के सहयोग करेंगे या नहीं? अभी जांच भी नहीं शुरू हुई है और तुरंत फंसाया है। और मुझे कहा जा रहा था कि ईडी के सहयोग करो, भाषा बदल गई तुरंत खुद के ऊपर आने पर। अब सहयोग करें मतलब पर उपदेश कुशल बहुत है रे। थैंक यू। इस कार्यवाही की बात करना, आरोप प्रत्यारोप लगाना आसान है। 4 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, पीडब्ल्यूडी के आप रहे, आपके अधीन है सब कुछ। क्या कर रहे थे 4 साल से? इधर उधर की बात छोड़, स्पष्ट बता, इस कार्यवाही का निर्माण क्यों नहीं हो रहा? आरोप लगाने के ऊपर क्या है? जिन व्यक्तियों ने आज तक ये आरोप लगाने के पहले तो 4 साल से कहां सो रहे थे क्या? वही सचिव है, वही एएनसी है, वही चीफ सेक्रेटरी है, वही ठेकेदार है, वही फाइलें हैं, सब आपके पास हैं। 4 साल में जो व्यक्ति निर्माण का निर्णय नहीं कर सकता है, 4 साल में इसके ऊपर क्या करना चाहिए वो नहीं कर सकता है। शहर की बनी हुई एक स्मार्ट रोड जिसके ऊपर लोग हजारों आते जाते थे, उस रोड को 4 साल में जिसका निर्माण नहीं कर पाया एक्सप्रेसवे का, इस सरकार से क्या अपेक्षा कर सकते हैं? ये थोती शिकायत। उसने कहा कि 50 करोड़ की, अरे भैया, सरकार के अंदर बैठे हुए अधिकारी उसका निर्णय करते हैं, उसकी स्वीकृति निर्णय अधिकारी लोग देते हैं, उसकी कमेटियां बैठती है, वित्त का सेक्रेटरी उसके अंदर रहता है, वित्त विभाग उसका फाइनेंस करता है। खाली वहीं तक की बात मत करो। और ये जिसने स्क्रिप्ट लिख करके दी, स्क्रिप्ट पहले से तैयार है। ये तो हमें पता है कि स्क्रिप्ट कैसे आई है, कहां से आई है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता इन सब चीजों से घबराता नहीं है। आपके पास फाइलें हैं, खुली चुनौती है मेरी, जिससे चाहे उससे जांच कराए, और नहीं तो जांच करने की अगर आपकी ताकत है और आप करना चाहते हो तो रिटायर्ड मजिस्ट्रेट से सुप्रीम कोर्ट के जांच करा दो। उसके लिए राजेश मूणत तैयार बैठा है, घबराने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार ये सरकार कर रही है छत्तीसगढ़ के अंदर खुलेआम। दबा करके राजनीति न करें। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ की हर बात को सम्मानजनक तरीके से उचित स्थान पर उत्तर देने के लिए तैयार खड़ा है। और मैंने विकास का काम किया इस रायपुर शहर की जनता के बीच में, जनता जानती है। आज आपको मौका मिल गया। आप एक उदाहरण दो ना, जिस रोड से आप रोज निकलते हैं, जिस रोड से आप रोज जाते हैं अपने घर भिलाई, अरे उसकी रोड के ऊपर टाटीबंध के लोग पूछते हैं, कुम्हारी के लोग पूछते हैं, चरोदा के, वो ब्रिज आप तैयार नहीं कर पाए। पाटन में आपके क्षेत्र में जितना काम मैंने स्वीकृत किया वो काम पूरा कर लो। आरोप लगाने के पहले अपने गिरेबान में झांक लो, आईने में अपना भी चेहरा दिखता है इस बात का।
खबर रायपुर से है, जहां 1399 लोगों की कोरोना जांच की गई, जिसमें से एक भी कोरोना से संक्रमित नहीं पाया गया। वहीं छत्तीसगढ़ के विभिन्न अस्पतालों में आज कोरोना से निपटने के लिए मॉक ड्रिल किया गया, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े और मॉक ड्रिल को देखा। बता दें कि रायपुर के मेकहारा और जिला अस्पताल में मॉक ड्रिल किया जा रहा है। इस दौरान वेंटिलेटर, मल्टी पैरामोनीटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जैसे जीवन रक्षक उपकरणों की जांच की गई। वहीं केंद्र सरकार के निर्देशों पर अस्पतालों में मॉक ड्रिल किया जा रहा है। इसी कड़ी में कोरिया के जिलाधिकारी विनय कुमार लंगेह ने कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ CMHO डॉक्टर RK सेंगर समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान जिलाधिकारी ने कोरोना की तैयारियों का जायजा लिया, जैसे कि बिस्तरों की उपलब्धता, ऑक्सीजन बेड से लेकर ICU बेड, वेंटिलेटर बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, सभी चीजों को बारीकी से देखा और समझा और साथ ही साथ अधिकारियों को निर्देश भी दिए। बेसिकली कोविड का जैसे बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बाकी देश में जैसे फैल रहा है, तो हमें निर्देश मिले कि अपने जिले में जो हमारी कोविड फैसिलिटी है उससे मॉक ड्रिल करना है। तो बेसिकली जितने भी हमारे आवश्यक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे जो मेडिकल MRI जो भी यहाँ पे सामग्री पड़ी है वो फंक्शनल होनी चाहिए, और जो हमारा ऑक्सीजन जहाँ पे प्लांट लगा हो वो फंक्शनल हो, और जो भी हमारी लैब है जहाँ पे टेस्टिंग होती है, जैसे यहाँ पे वायरोलॉजी लैब फंक्शनल है। जो बेसिक अपनी तैयारी होनी चाहिए कोविड के रोकथाम को देखते हुए, उसके संबंध में आज ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है, और इसकी मॉनिटरिंग जो है राज्य सरकार से की जा रही है, भारत सरकार से की जा रही है। तो अपने यहाँ पे तैयारी पूरी अच्छी है, तो किसी भी टाइप के जो हमारी वेव आएगी उससे उसको देखने के लिए और उसमें पूरी तैयारी करने के लिए। उधर सुकमा के गोलापल्ली में ग्रामीणों ने नक्सलवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए। नक्सलियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ग्रामीणों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में ग्रामीण नक्सलियों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और सड़क कटान बंद करने और निर्दोष आदिवासियों की हत्या बंद करने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि सुकमा का गोलापल्ली का इलाका नक्सलियों का गढ़ के रूप में पहचाना जाता है। वहीं वायरल हो रहे वीडियो में ग्रामीण के साथ भारी संख्या में युवा भी नजर आ रहे हैं। वहीं दंतेवाड़ा जिले में 2 दिवसीय दिव्यांग विशेष मेगा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। इस दौरान जिलाधिकारी विनीत और पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने मौके का जायजा लिया। बता दें कि कार्यक्रम में दिव्यांगजनों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र UDID कार्ड पंजीयन किया गया। शिविर का उद्देश्य दिव्यांग प्रमाण पत्र से लेकर वंचित दिव्यांगजन को एक ही जगह, एक ही प्लेटफॉर्म पर लाकर सभी सर्टिफिकेट के लिए कार्य किया जा रहा है। आज जो है जिला स्तरीय दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गया है दंतेवाड़ा में। इस शिविर का उद्देश्य ये है कि जो भी हमारे दिव्यांगजन हैं, उनका जिनका चिकित्सा प्रमाण पत्र किसी वजह से नहीं बन पाया है, उन सभी को एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही जगह पे लाके उन सब के सर्टिफिकेशन के लिए कार्य किया जा रहा है। 2 दिवसीय शिविर है। हमने यहाँ पर सभी विशेष जो है स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को भी बुलाया हुआ है, मेडिकल टीम भी गठित की हुई है, ताकि जितने भी दिव्यांगजन हैं उनका सर्टिफिकेशन किया जा सके और उनको विभिन्न योजनाओं के से संबंधित जो लाभ उनको दिया जा सके। उधर दुर्ग नगर पालिका निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत नगर चौपाटी का कायाकल्प किया जा रहा है। कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा के निर्देश पर नगर चौपाटी को नए स्वरूप के साथ तैयार किया जा रहा है। नगर चौपाटी के आखिरी चरण के कार्यों का आयुक्त लोकेश चंद्राकार ने निरीक्षण किया, साथ ही कार्य की प्रगति का जायजा लिया। आयुक्त ने अधिकारियों के साथ आमजनों और चौपाटी के दुकान संचालकों से चौपाटी के अपग्रेडेशन के विषय पर चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को अकॉर्डेंट से बात करने और चौपाटी के अपग्रेडेशन के लिए किए गए प्लान के हिसाब से जल्द कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि दुकान लगाने के लिए हितग्राहियों के आवेदन
को जल्द निपटाकर दुकान आवंटन करें। उन्होंने ये भी कहा कि चौपाटी की सुंदरता बढ़ाने के लिए ओपन एयर थिएटर का अपग्रेडेशन कर व्यवस्थित लॉन का निर्माण करके कार्य में तेजी लाएं। बाउंड्री वॉल की मरम्मत को लेकर जल्द पूरा करने के भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं गुंडरदेही के डुंडेरा, नवागांव, हडगहना और भीम कन्हरा में अखिल भारतीय हलबा हलबी आदिवासी समाज ने शक्ति दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें गुंडरदेही से विधायक और संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद ने शिरकत की। इस दौरान भीम कन्हार में मां दंतेश्वरी मंदिर में चांदी का हार चढ़ाकर पूरे विधि विधान से माता की पूजा अर्चना की। उन्होंने मां दंतेश्वरी से क्षेत्रवासियों के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। वहीं हडगहान में आदिवासी नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति से खुश होकर 2500 रुपए की राशि देकर सम्मान किया। इसी के साथ ही उन्होंने 75 बुजुर्गों को ठंड से बचने के लिए कंबल का वितरण भी किया। साथ ही विधायक कुंवर सिंह निषाद ने वीर क्रांतिकारी शहीद गौन सिंह की शहादत और उनके योगदान को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि शहीद गौन सिंह शौर्य और पराक्रम के प्रतीक पुरुष हैं, जिन्होंने अंग्रेजों की नींव हिला दी। उधर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद 2 दिवसीय दौरे पर कवर्धा में हैं। इस दौरान वो पंडरिया पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता की। पठान फिल्म के बेशरम रंग गाने पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि केवल भगवा की ही बात नहीं है, फिल्मों में ऐसी बात कही जा रही है जो हम सनातन धर्मियों के हृदय को ठोस पहुंचा रहा है। इसलिए हमने विचार किया है, हमारी प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही हम एक धार्मिक सेंसर बोर्ड का गठन करेंगे जो फिल्मों में इस तरह के दृश्य का अध्ययन कर नोटिस देगी। इतना ही नहीं, उन्होंने जरूरत पड़ने पर कानूनी प्रक्रिया अपनाने की भी बात कही है। राम सेतु के संरक्षण के लिए ज्योतिष पीठ और द्वारका शारदा पीठ के ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने बहुत बड़ा प्रयत्न किया। उन्होंने राम सेतु रक्षा मंच की स्थापना की, हमको उसका संयोजक बनाया। दिल्ली में एक बहुत बड़ी रैली की, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे किए और पूरे देश में आंदोलन चलाया। परिणाम स्वरूप राम सेतु की अंतरिम रक्षा हुई, क्योंकि अंतरिम आदेश आ गया कि अगले आदेश तक के लिए अभी इसको तोड़ने से रोका जाता है। वहीं नगरी में शक्ति दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अबगढ़ हलबा समाज नगरी के 17 गांवों के हजारों सामाजिक लोगों ने शोभा यात्रा में शिरकत की। मां दंतेश्वरी मंदिर से भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जो सामाजिक भवन पहुंची। शक्ति दिवस पर आयोजित सभा में हलबा समाज के वरिष्ठ जनों का स्वागत और सम्मान किया गया। समाज प्रमुखों ने एकता और अखंडता को ही समाज की मजबूती का नींव बताया। सभा में शहीद गौन सिंह नायक को याद करते हुए उन्हें नमन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि कामता प्रसाद बिसेन और समाज प्रमुख मंच सीन थे। सभा में महिलाओं का विशेष सम्मान किया गया। आदिवासी हलबा समाज उपगढ़ नगरी के द्वारा या पूरे छत्तीसगढ़ के द्वारा 26 दिसंबर को शक्ति दिवस का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व 1998 से हमारा केंद्रीय कार्यालय बड़े डोंगर से प्रारंभ हुआ और आज तक पूरे हलबा समाज के द्वारा गांव-गांव में या एक जगह इकट्ठा होकर हम लोग शक्ति दिवस का पर्व मनाते आ रहे हैं। क्योंकि इस पर्व यह जो पर्व है केवल हलबा जो अन्यत्र क्षेत्रों में बिखरे हुए थे, जो लोग एक दूसरे से मिल नहीं रहे थे, ऐसे सारे हलबाओं को मिलाने के लिए शक्ति दिवस का एक ऐलान हुआ 1998 बड़े डोंगर में। और तब से आज तक हलबा समाज के द्वारा
प्रत्येक गांव में उपगढ़ स्तर पर, गढ़ स्तर पर, केंद्रीय कार्य पर या पूरे छत्तीसगढ़ में यह पर्व मनाया जाता है और हम मनाते रहेंगे। दंतेवाड़ा में पहली बार 6 महिलाओं को ट्रैक्टर चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से ये पहल की गई है। अभी तक सिर्फ पुरुष ट्रैक्टर चलाते देखे जाते हैं, पर अब दंतेवाड़ा में महिलाओं को भी चालक बनाने की पहल शुरू हो गई है। महिलाओं का लाइसेंस भी बनवाया गया है। कृषि कार्य के लिए अब ड्राइवर के इंतजार में किसानों को भटकना नहीं पड़ेगा। ट्रैक्टर चलाने की ट्रेनिंग के बाद इन्हें किसानी में भी मदद मिलेगी। बता दें कि कृषि विज्ञान केंद्र ने प्रशिक्षण के दौरान ट्रैक्टर के रखरखाव, ट्रैक्टर के इंजन की जानकारी और विभिन्न यंत्रों के उपयोग आदि के बारे में जानकारी दी। मैं ट्रैक्टर चलाने जाती हूँ कृषि विज्ञान केंद्र में। जब सर लोग आए फील्ड में तब मेरे को बोले कि ट्रैक्टर मतलब पहले नहीं बताए, वहाँ गए हम लोग, वो मशरूम पहले कर रहे थे हम लोग, तो उसके बाद हम लोग को बोले बेटा कुछ करोगे काम? जी सर हम लोग करेंगे बोले, तो हम लोग को बोल दिया कि ट्रैक्टर चलाओगे तो आधार कार्ड और फोटो लेके सब आ जाओ बोले। तब हम लोग गए। हम लोग के गांव में कुछ काम नहीं था, इसलिए हम लोग चले गए। और यहाँ पे बहुत प्रकार के संसाधनों की कमी है। उसमें मैंने महसूस किया कि ट्रैक्टर के चलाने वाले लोगों की भी कमी है। और दूसरी बात, हमारी जो लड़कियां हैं वो खेती में बहुत ज़्यादा योगदान देती है। 60 से 70% योगदान महिलाओं का है। और इस बात को ध्यान में रख करके, उनकी भागीदारी को बढ़ाने की बात को ध्यान में रख करके ट्रैक्टर चलाने का प्रशिक्षण मैंने आयोजित किया और 6 लड़कियों को अभी पूर्णतः प्रशिक्षित करा करके उनकी जो है लाइसेंस भी जो है उनको प्रदान कर। कांकेर के भानुप्रतापपुर में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पुलिस विभाग और जिला प्रशासन ने चौराहों पर ट्रैफिक लाइट लगवाए। बता दें कि आए दिन जाम और दुर्घटनाओं को देखते हुए सिग्नल सिस्टम को चौराहे में लगाया गया, जिससे वाहन चालकों को सुविधा मिलेगी। वहीं ट्रैफिक पुलिस ने उक्त चौक चौराहों में ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए जवानों की तैनाती भी की है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।